हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी उन सभी के पास में डीएससी मेजर पेपर के लिए वो पढ़ने वाले हैं और उनके पास में सब्जेक्ट है लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, यानी इंग्लिश में बात करें थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये पहली वीडियो है आप सभी की इस सब्जेक्ट की जिसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए नए सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आगे की वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी और कौन कौन से टॉपिक आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस के अंदर आपके चैप्टर्स बुक बिल्कुल नहीं है और बुक मैपिंग में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि आपके यहाँ पर पेज नंबर दिए हुए हैं। सोल की जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक्स है उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर पार्ट नंबर जो 1 है इसमें आप देखोगे इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई विचार की उत्पत्ति, यानी हम इसमें ये जानेंगे कि लोकतंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्राचीन यूनानी लोकतंत्र कैसा था, भारत में आज के ज़माने में लोकतंत्र किस प्रकार का है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या है और मौलिक इसका विवरण किस प्रकार से दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में और प्राचीन अगर लोकतंत्र को देखें हम तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। तो ये परिवर्तन क्यों आया है और ये किस प्रकार का परिवर्तन हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, हमें फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने इस बुक को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए रिवील किया जा रहा है ये बुक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं बुक के बारे में। तो यहाँ पर सेकंड लेसन जो आपका सिद्धांत है जिसमें उदारवादी प्रतिनिधि, लोकतंत्र सहभागी, लोकतंत्र विमर्शी लोकतंत्र, इसके बारे में, यानी इसके अंदर भी डेमोक्रेसी के बारे में ही आपको पढ़ना है। इस यूनिट में भी आप लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ोगे जो कि पेज नंबर 27 से 50 तक। अगर एक पार्ट जो है वो 25 पेजेस का जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि चैप्टर बड़े बड़े हैं और उसमें अगर हम देखें तो लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम के लिए पक्का बनने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक में, और टोटल अगर हम यूनिट की बात करें, पार्ट की बात करें तो आपके 4 ही पार्ट इसमें बताए गए हैं। तीसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको कुछ संस्थाओं का जिक्र किया जाएगा, जिसमें आपको संस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, संविधानवाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। संस्थाएं के बारे में मैं बता रहा था, जैसे आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मीडिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है और ये भी लगभग 22 पेजेस का चैप्टर है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो पार्ट है यानी यूनिट नंबर 4, इसमें आपको हमें हमारे देश के जो डाइवर्सिटीज़ है, विविधता है, प्रतिनिधि और वैश्वीकरण के कुछ मुद्दे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर विषय सूची बिल्कुल डिटेल से बताई गई है कि फर्स्ट चैप्टर में आपके क्या क्या दिया गया है। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे जिसमें यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, चैप्टर का नाम पेज नंबर 3 से लेकर 26 तक है। इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, इसकी भूमिका क्या है और इस विचार की उत्पत्ति के बारे में, भारत में लोकतंत्र कैसा है, आधुनिक विकास लोकतंत्र का किस प्रकार से हो रहा है, प्रक्रियात्मक और जो मौलिक यानी मूल विवरण है लोकतंत्र का, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसके अंदर। और साथ ही साथ में लोकतंत्र के जो नए परिवर्तन है, यानी जो आधुनिक लोकतंत्र हमारा प्राचीन लोकतंत्र से किस प्रकार थोड़ा सा भिन्न है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। लास्ट में निष्कर्ष आपको मिलेगा। आपको पता है हर क्वेश्चन के बाद में आपको निष्कर्ष लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं या फिर आपको जितना अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा, मैं ये भी कह सकता हूँ। लेसन नंबर 2 में आप सभी को पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर में। इसमें आप उदारवादी यानी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ोगे और साथ ही साथ में प्रातिनिधिक लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र 2 तरीके का होता है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुन देती है और उसका कार्य खत्म हो जाता है। उसके आगे जितने भी, चाहे वो न्याय करने हो, चाहे वहाँ पर
जनता के लिए कानून बनाना हो, संविधान में परिवर्तन करना हो, ये सारे के सारे काम जो है वो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो आपके विमर्शी लोकतंत्र है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लोकतंत्र में सबसे पहले प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इसके बारे में चर्चा होगी। फिर उदारवादी और प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में चर्चा होगी। उदारवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की क्या क्या शक्तियाँ हैं इसके बारे में चर्चा होगी। और लोकतंत्र के बारे में हम ये भी देखेंगे कि जब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही एक विचारधारा के भी दो पहलू होते हैं। कुछ उसकी सकारात्मक बातें होती हैं तो कुछ उसकी नकारात्मक बातें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र की क्या कमियां हैं, इसको भी पढ़ना है। और सहभागी लोकतंत्र जो है इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। सहभागी लोकतंत्र को लागू करने का क्या कारण है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और लोगों की सहभागिता क्यों इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के अंदर, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। सहभागी लोकतंत्र की कई बार आलोचना भी होती है, तो इसकी आलोचना क्यों होती है इस यूनिट में हम इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। और एक होता है आपका विमर्शी लोकतंत्र, इसमें इसकी क्या क्या विशेषता होगी इसको देखेंगे हम। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर इस चैप्टर को पढ़ने के क्या उद्देश्य है, इसका क्या परिचय है, संविधानवाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, संविधानवाद की प्रमुख विशेषता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, विधायिका और विधान सभाएं जो होती हैं वो क्या रोल प्ले करती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे, नागरिक समाज लोकतंत्र में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीडिया क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे राजनीतिक दल तो आपको पता है बेसिकली क्या काम करते हैं, ये करते जनता के हित में ही काम है, लेकिन मेन मकसद इनका होता है कि ये सत्ता में आए और जनता की सेवा के साथ साथ अपनी भी जो राजनीतिक कंट्रोल है, जो राजनीतिक का नियंत्रण है वो इनका बढ़ सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये सत्ता में आना चाहते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक के अंदर देखें तो एक नागरिक समाज भी होता है, और नागरिक समाज का काम सत्ता में आना नहीं होता बल्कि ये स्वतंत्र होकर कार्य करती है और जनता के हित में कार्य करती है। मीडिया के बारे में बात करेंगे निष्कर्ष, और लास्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। ये आपके लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 या पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम विविधता, प्रतिनिधित्व और वैश्वीकरण के कुछ मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी यानी विविधता होता क्या है इसको आप जानेंगे। राष्ट्र की एकता और सामूहिक स्वायत्ता कहाँ तक विविधता को प्रभावित करती है, यानी देश की एकता। आप सभी देखते हो देश की एकता स्थापित होने में विविधता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर जिस देश में जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं विविधता होगी वहाँ पर एकता स्थापित नहीं हो पाती। दूसरी बात अगर हम बात करें सामूहिक स्वायत्तता की, तो सामूहिक स्वायत्ता जैसे हमने देखा है भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनको कुछ स्वायत्ता प्रदान की गई है, तो हम उनके प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ेंगे। नागरिकता की प्रश्न की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई हम आज के ज़माने में वैश्वीकरण के युग में एक वैश्विक नागरिकता की बात कर रहे हैं, परंतु आतंकवाद जैसी गतिविधियां या फिर वैश्विक निर्धनता जैसी गतिविधियां जो है ये वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में एक रुकावट का भी कार्य करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे मुद्दे जब तक रहेंगे विश्व में कभी भी वैश्विक नागरिकता स्थापित नहीं हो सकती। तो ये मुद्दे भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा प्रतिनिधित्व क्या होता है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व क्या इंपॉर्टेंट रोल है, नागरिक की राय और प्रतिनिधित्व क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रतिनिधित्व में आपके पिटकिन के क्या विचार हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, पिटकिन के विचार। लोकतंत्र और प्रतिनिधि जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण को ही हम वैश्वीकरण बोलते हैं, तो वैश्वीकरण लिखा जाए। इसके अलावा भूमंडलीकरण लिखा जाए, या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ये लिखा जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों के तीनों शब्द एक ही हैं और तीनों के तीनों आपके पेपर में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वैश्विकतावाद के प्रतीक क्या है, यानी विश्व के अंदर आज जो एक दूसरे का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, तो ये वैश्विकतावाद की प्रक्रिया है। और विभाजिकता विश्व, यानी आज विश्व क्यों विभाजित होता जा रहा है, क्यों एक दूसरे से लोग बाग डिफरेंट हैं, क्यों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके बाद में हम वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से दावे हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, वैश्वीकरण के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। और वैश्विक नारीवादी दृष्टिकोण क्या है, विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति को
सुधारने के लिए जो फेमिनिस्ट हैं वो कौन कौन से विचार देते हैं, इनके बारे में भी हमको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा। तो ये सारे के सारे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस बुक के अंदर पढ़ने होंगे। और बाकी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होगी क्लासेस वो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को देने की। बाकी यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों की जो भी हेल्प होगी वो यूट्यूब की तरफ से आप लोगों के लिए फ्री में की जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।